हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा आज आपको वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आज मेरा गला बैठा हुआ है, मुझे सर्दी हो गई है, तो इस चीज़ को अवॉइड कर दीजिएगा। और जो मेरे द्वारा क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उसको आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि आज की जो क्लास है बेटा वो ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन मैनेजमेंट का उठाया है। जो आपके टीजीटी पीजीटी और नेट का जो एग्जाम होता है उसको देख करके उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने क्वेश्चन को आज हटा किया है, ठीक है। तो आइए हम और आप मिल करके अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, फ्रियोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फ्रियोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिद्धांत में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कौन सा अवगुण माना गया है, ठीक है। कुछ ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो फ्रियोल के सिद्धांत का मूल भाग है। फ्रियोल कौन है पहले इसे जान लेते हैं। फ्रियोल प्रबंधन में, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट में एक सिद्धांतकार है, इन्होंने 14 सिद्धांत दिए। कितना कहेंगे मैम? 14 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। उसी 14 सिद्धांत में एक सिद्धांत है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, एक सिद्धांत है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि एकता में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है जो हमारी एकता है वो दिशा की एकता रहे, डायरेक्शन की एकता रहे, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कौन सा अवगुण माना गया है? पहला है इसमें विशेषज्ञता का लाभ नहीं मिलता है। दूसरा है इसमें संगठन के कार्यों में लाभ मिलता है। अगला है समन्वय पाया जाता है। और जो सबसे लास्ट का ऑप्शन हमारा है वो है सभी का, ठीक है। तो जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रियोल का सिद्धांत है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसका एक पॉइंट है, 14 सिद्धांत का एक सिद्धांत है बेटा। उसमें विशेषज्ञता का लाभ नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता है? जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का तात्पर्य क्या है? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, वो एक ही दिशा में काम करें, ठीक है, एक ही दिशा में काम करे और एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर काम करे, ठीक। एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के ऊपर काम करे। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें विशेषज्ञता का लाभ कैसे नहीं मिल रहा है। तो कहेंगे कि मैम यदि हम अधिक विशेषज्ञ हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अपने विषय में निपुण है, कैसा है? तो कहेंगे मैम निपुण है और उसे जो निर्देश देने वाला व्यक्ति है वो उससे कम क्वालिफाइड है, तो वो क्या होगा? वो निर्देश दे रहा है, तो जो कम क्वालिफाइड है वो भी जो अधिक क्वालिफाइड है वो भी उसी दिशा निर्देश का पालन करेंगे। इस कारण इसमें विशेषज्ञता का लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिजनेस मैनेजमेंट में कौन से घटक परिचालन लागत के वातावरण का घटक होते हैं, ठीक है। परिचालन लागत का उपयोग या इस शब्दावली का उपयोग कहाँ किया जाता है बेटा? तो परिचालन जो लागत होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? कहेंगे मैम प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है, ठीक। यानी कि ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? कहेंगे बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट से लिया गया है। तो परिचालन लागत या जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वह किन घटकों के ऊपर निर्भर करता है? तो हमारे जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसके कितने ग्राहक हैं, ठीक, सप्लाई मैन कितने हैं, आपूर्तिकर्ता कितने हैं, तथा विपणन माध्यम क्या है। इन तीनों घटकों के ऊपर हमारी परिचालन लागत निर्भर करती है। यदि हमारे ग्राहक अधिक होंगे तो हमें परिचालन लागत अधिक लगानी पड़ेगी। यदि ग्राहक या आपूर्तिकर्ता और विपणन माध्यम हमारे पास शॉर्टेज में होंगे तो हमें जो हमारा परिचालन लागत है उसे कम लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका सभी का ऑप्शन राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मोटापे का कारण चयापचय संबंधी विकार है। अर्थात आपके सामने मोटापे की कुछ श्रेणियां दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मोटापा है जो चयापचय संबंधी विकार के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात जो हमारी मेटाबॉलिक जो है
विकार होते हैं या जो हमारे चयापचय संबंधी विकार है उनके कारण कौन सा मोटापा क्रिएट होगा। 3 श्रेणी आपके सामने दी गई है। पहला है एक्सोजिनस, दूसरा एंडोजिनस, तीसरा है सिंपल ओबेसिटी। ठीक बेटा, तो एक्सो का अर्थ होता है बाह्य, ठीक है, बाह्य, ठीक है। तो एक्सोजिनस वह कारण है जो मोटापे के लिए बाह्य प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। बाह्य प्रेरक का मतलब जैसे हम बार बार खाना खा रहे हैं, ठीक है, बार बार खा रहे हैं, ठीक, जंक फूड या फास्ट फूड खा रहे हैं, अधिक तला हुआ खा रहे हैं या अधिक वसा युक्त भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये जो कारण है या जो ये घटक है बेटा वो कैसे घटक हैं, कहेंगे मैम एक्सोजिनस घटक होते हैं। एंड्रोजिनस घटक कौन से होते हैं, तो कहेंगे मैम जो घटक है या जो चीजें हमारे शरीर के अंदर जो है प्रेजेंट रहे, हमारे शरीर के अंदर उपस्थित हो, ऐसे घटकों को हम एंड्रोजिनस या कह सकते हो अंतःस्रावी घटक के रूप में जानते हैं। ऐसे कौन से घटक हो सकते हैं, तो कह सकते हैं जैसे हमारा इंसुलिन हार्मोन्स हो गया। कौन सा हार्मोन्स बेटा, कहेंगे इंसुलिन हार्मोन्स हो गया, हमारा कार्टिकॉइड हार्मोन्स हो गया, ठीक, कार्टिकॉइड हो गया, तथा हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन्स भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे सभी हार्मोन्स और सभी जो है क्या है, सभी हार्मोन्स और सभी एंजाइम जो हमारे चयापचय संबंधी विकारों के लिए उत्तरदायी हो और वो मोटापे का कारण बने, ठीक है, उन्हें हम एंड्रोजिनस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो एंड्रोजिनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है टाइफाइड में सामान्य में से कितनी गुना प्रोटीन अतिरिक्त देना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा टाइफाइड रोग है उस रोग में कितनी प्रोटीन अतिरिक्त देना चाहिए, यही आपसे पूछा जा रहा है। पहला है 2 गुना, तो दूसरा है 3 गुना, चौथा है जो है वो है 5 गुना और जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है 4 गुना। ठीक है बेटा, तो आपने पढ़ा है टाइफाइड क्या है। टाइफाइड एक प्रकार की डिजीज होती है, ये कह सकते हो रोग की अवस्था होती है जिसमें क्या होता है आंतों में स्वेलिंग हो जाती है और हमारे कोशिकाओं में टूट फूट होती, क्या होता है, कहेंगे कोशिका में टूट फूट होती है। ठीक, कोशिका में टूट फूट होती है, तो आपको पता है हमने पढ़ा है कि जो कोशिकाओं में टूट फूट के लिए मरम्मत करने का काम करता है वो पोषक तत्व कौन सा होता है बेटा, तो कहेंगे मैम वो पोषक तत्व प्रोटीन होता है। तो कितनी प्रोटीन अतिरिक्त लेनी चाहिए, यानी कि जितना हम प्रतिदिन लेते हैं उससे कितना अधिक हमें प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, तो बेटा 3 गुना अधिक प्रोटीन उन लोगों को लेना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा जो क्या क्या कर रहे हैं, जो टाइफाइड रोग से ग्रसित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है टीबी के रोगी को सामान्य अवस्था से कितने प्रतिशत अधिक कैलोरी देनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो टीबी का यानी कि ट्यूबरकुलोसिस या कह सकते हो क्षय रोग का पेशेंट है, किसका, कहेंगे मैम क्षय रोग का रोगी है, तो उसे कितने प्रतिदिन की अवस्था से कितने प्रतिशत कैलोरी अधिक देना चाहिए। पहला है 10%, दूसरा है 20, तीसरा है 30, चौथा है 25%। तो बेटा आपने पढ़ा है कि क्षय रोग से ग्रसित रोगों में क्या होता है, व्यक्ति अधिक कमजोरी का अनुभव करता है, तो प्रतिदिन हमारे द्वारा जितनी भी कैलोरी ग्रहण की जाती है सामान्य व्यक्ति के द्वारा उसकी उस कैलोरी की 10% अधिक कैलोरी जो है क्षय रोगियों को देना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुखार आने के कारण है, अर्थात जो हमारे बॉडी में फीवर चढ़ता है, ठीक है, क्या होता है मैम, तो कहेंगे मैम बुखार आता है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला है पायरोजिन हार्मोन्स, दूसरा है बैक्टीरियल संक्रमण, तीसरा है जो है बोन मैरो में फैगोसाइट्स का सक्रिय होना, चौथा है सभी। ठीक है, तो बुखार आना ये बेटा सिम्टम्स होता है कि हमारे बॉडी में किसी पैथोजन ने एंटर कर दिया है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारे पायरोजिन हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं तथा हमारे बोन मैरो में जो फैगोसाइट्स हमारी होती हैं, फैगोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, वो कैसे होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, फैगोसाइट्स जो हमारे सेल होंगी वो एक्टिव हो जाती है
फैगोसाइट सेल को हम भक्षण कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारे बोन मैरो में जब भक्षण कोशिकाएं सक्रिय हो जाए और हमारे शरीर में पायरोजिन हार्मोन बढ़ जाए तथा किसी पैथोजन या किसी बैक्टीरिया, जीवाणु या विषाणु का हमारे शरीर में एंट्री हो जाती है तो वह कारण क्या हो सकता है, वो बुखार आने का कारण बन सकता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सभी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। अगला है मदिरा में किसकी मिलावट की जाती है। मदिरा का तात्पर्य जो हमारी वाइन होती है, वाइन में किसकी मिलावट की जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मैथिल अल्कोहल, दूसरा है क्लोरल हाइड्रेट, तीसरा है दोनों और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो जो मदिरा में मिलावट होती है बेटा वो मैथिल अल्कोहल के साथ साथ क्लोरल हाइड्रेट की मिलावट भी कर दी जाती है, जिससे जो मदिरा का अल्कोहलिक पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है तथा जो व्यक्ति इस मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें हृदयाघात हो जाता है। क्या हो जाता है कहेंगे मैम, हृदयाघात हो जाता है, अर्थात हार्ट अटैक हो जाता है और हार्ट अटैक होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्गट जो एक मिलावट है, आर्गट क्या है, जो एक मिलावट का कारण बनता है, वह मिलावट किससे की जाती है। पहला है चावल, दूसरा है बाजरा, तीसरा है गेहूं, चौथा है तेल। मतलब आर्गट क्या होता है, तो आर्गट एक प्रकार की फफूंदी होती है। क्या है, तो कहेंगे एक प्रकार की फफूंदी होती है जो अनाजों पे उगती है। कहाँ उगती है बेटा, कहेंगे जो अनाजों पे उगती है। तो इस फफूंदी की या कह सकते हैं इसकी मिलावट किसमें की जाती है, तो इसकी जो मिलावट होती है बेटा बाजरे में की जाती है। जिससे होता क्या है, जिससे उल्टी, दस्त तथा जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनमें गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आर्गट की मिलावट किसमें की जाती है बच्चा, तो कहेंगे मैम बाजरे में की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है टोमैन पॉइजनिंग का कारण क्या होता है। ठीक है, टोमैन क्या है, तो कहेंगे मैम जो टोमैन होता है एक पॉइजनस पदार्थ होता है। इसका रीजन क्या हो सकते हैं, पहला है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, दूसरा है हरी सब्जियां, तीसरा है कार्बोज युक्त पदार्थ और चौथा है सभी। ठीक है बेटा, टोमैन पॉइजनिंग यानी टोमैन विषाक्तता। ठीक, टोमैन विषाक्तता जो होगी वो किससे होती है बेटा, तो कहेंगे मैम जितने भी हमारे नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर टोमैन पॉइजनिंग देखी जाती है। ठीक है, किसके अंदर, कहेंगे मैम नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के अंदर टोमैन पॉइजनिंग देखी जाती है, जबकि कार्बोज और हरी सब्जियों के अंदर टोमैन पॉइजनिंग नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हींग में किसकी मिलावट की जाती है। हींग जिनका प्रयोग प्रतिदिन के भोजन में किया जाता है उसमें किसकी मिलावट की जाती है। पहला है रेत अथवा मिट्टी की मिलावट, ठीक है, दूसरा है स्टार्च की मिलावट, तीसरा है बरोचा की मिलावट और चौथा है सभी। ठीक है बेटा, तो हींग में जो साधारण मिलावट की जाती है वो किसकी होती है, स्टार्च की होती है। लेकिन इसके साथ साथ ठीक है जो हमारी बंधानी हींग आती है, ठीक है, जो हमारी बंधानी हींग आती है उसमें किसकी मिलावट होती है, स्टार्च की मिलावट होती है। परंतु जो अन्य प्रकार की हमारी हींगे आती हैं उसमें रेत की मिलावट तथा इसके साथ साथ बरौचा एक प्रकार का गोंद होता है जिसकी मिलावट भी कर दी जाती है। तो इसमें किसी स्पेसिफिक हींग के बारे में नहीं पूछा जा रहा है बल्कि संयुक्त रूप से हींग के बारे में बात हो रही है। तो जो हींग की मिलावट होती है बेटा वो किसमें होती है, तो कहेंगे मैम सभी की मिलावट हींग में की जा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नियोजन की सीमा यानी कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, नियोजन की सीमा मानी जाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारा प्लानिंग है उसकी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसके लिमिट्स को निर्धारित कर रही हैं। ठीक, तो पहला है कल्पना का अभाव, दूसरा है आरुचि, ठीक, दूसरा क्या है आरुचि, तीसरा है बौद्धिक क्षमता का अभाव,
ठीक, चौथा है सभी। तो नियोजन की जो हमारे सीमाएं होती हैं या लिमिट्स होती हैं, उसको हम डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होगा, यदि किसी व्यक्ति के अंदर कल्पना का अभाव, यानी कि वो सोच ही नहीं पा रहा उतने अच्छे तरीके से जितना उसको जो हमारा प्लान है या जो हमारा बेस है, जो हमारा प्लान है, जो हमारी योजना है, उसको क्या करना है, नियोजित ढंग से चलाना है। तो यदि उसके अंदर कल्पना का अभाव है, उसका कार्य करने में कैसी है, इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, तो क्या होगा फिर, और बौद्धिक क्षमता का क्या है बेटा, अभाव है, यानी कि उतना अच्छी तरीके से वो सोच ही नहीं पा रहा, उसका आईक्यू लेवल उतना अच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो हमारा नियोजन होगा वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अर्थात नियोजन की सीमाएं कल्पना, अरुचि और बौद्धिक क्षमता का अभाव ये सभी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार के खेल से बालक का बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, 4 खेल के प्रकार आपके सामने दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के खेल से बालक का बौद्धिक विकास होता है। पहला है उत्पादक खेल, दूसरा है रचनात्मक खेल, तीसरा है स्वाभाविक खेल और चौथा है सक्रिय खेल। ठीक है बेटा, तो हम आपको बता दें, जो हमारा उत्पादक यानी कि प्रोडक्टिव जो प्ले होता है, ठीक है, प्रोडक्टिव जो प्ले होगा उससे क्या होता है, बालकों के अंदर बौद्धिकता का विकास होता है। जबकि जो रचनात्मक खेल होते हैं उनके द्वारा क्या होगा, कहेंगे बालक के अंदर क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, क्या आएगा, तो कहेंगे बालक के अंदर क्रिएटिविटी आती है। सक्रिय खेलों से बालक कैसा हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, या कह सकते हैं भविष्य के लिए एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड से किसके दाग हटाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड पहले होता क्या है, तो हम बता दें आपको कि टेक्सटाइल में प्रयोग होने वाला एक प्रकार का स्टेन रिमूवर है। क्या है बेटा, तो कहेंगे मैम स्टेन रिमूवर है। ठीक है, स्टेन रिमूवर है। इसे साधारण भाषा में हम लोग जो है, इसे साधारण भाषा में जेवेल वाटर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कहेंगे मैम जेवेल वाटर कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड से अथवा जेवेल वाटर से किसके दाग हटाए जा सकते हैं। पहला ज्ञात दाग, दूसरा अज्ञात दाग, तीसरा वनस्पति, चौथा है जानता। तो हम बता दें बेटा आपको, जितने भी अज्ञात दाग होते हैं, चाहे वो दाग एनिमल रहे, यानी कि जितने भी दाग, चाहे वह जानतव्य रहे या वह दाग वनस्पतिक रहे, सभी दाग जो है जिसको हम जान नहीं रहे दाग लगा कैसे है और किसका दाग लगा है, उसे हम जेवेल वाटर से या सोडियम क्लोराइड से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रीजनरेटेड यार्न किसे कहा जाता है। री का मतलब होता है पुनः, ठीक है, जनरेटेड का मतलब होता है उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, तो री का मतलब है पुनः, जनरेटेड का मतलब है उत्पन्न करना। ठीक बेटा, तो ऐसा कौन सा यार्न है जिसे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप जानते हो रेयान ऐसा यार्न होता है जिसको हम रीजनरेट कर सकते हैं, जबकि नायलॉन और ऑरलॉन में ऐसी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। रेयान क्या होता है, रेयान एक मानव निर्मित, प्रथम मानव निर्मित प्राकृतिक रेशा होता है। ठीक है, और जो हमारा नायलॉन होता है इसे वॉश एंड वियर कहा जाता है, जीवन सुलभ रेशा नायलॉन को कहा जाता है। जबकि ऑरलॉन जो होता है ये हमारा अल्टरनेटिव होता है, किसका, कहेंगे ऊनी रेशे का। ठीक है, ऊनी रेशे का क्या होता है, ये विकल्प होता है या अल्टरनेटिव होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयोजन प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। देखिए जो क्वेश्चन लिया गया है बेटा, ये इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट से लिया गया है, सांस्थानिक प्रबंधन से लिया गया है। पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो किसके, आयोजन प्रक्रिया के, यानी कि हमारे नियोजन के नहीं बेटा, आयोजन की, प्लानिंग के नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के का हिस्सा माना जाता है। पहला है प्रत्यायोजन, दूसरा है विकेंद्रीकरण, तीसरा है जिम्मेदारी और चौथा है सभी। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारी
आयोजन प्रक्रिया का हिस्सा होता है वो सभी होते हैं। ठीक है, आयोजन प्रक्रिया का हिस्सा प्रत्यारोपण, विकेंद्रीकरण और जिम्मेदारी, ये एक तीनों घटक या तीनों तत्व माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग किस वर्ग में, मुंडेल का जो क्लासेज ऑफ चेंज दिया गया, कौन सा कहेंगे मैम, क्लासेज ऑफ चेंज। ठीक है, क्लासेज ऑफ चेंज दिया गया है। ठीक है, क्लासेज ऑफ चेंज में किस वर्ग में 2 से 3 क्रियाओं को एक साथ करने की बात कही गई है, पहली, दूसरी, चतुर्थ और पंचम। तो बेटा जो प्रथम क्रिया है, ठीक, जो हमारी पहली क्रिया है उसमें क्या कहा गया है, उसमें 2 से 3 क्रियाओं को एक साथ करने की बात कही गई है। ठीक है, पहली क्रिया कौन सी है, तो कहेंगे मैम हाथ तथा शरीर की गति में परिवर्तन, शरीर की गति में परिवर्तन। ठीक है, ये पहला क्लासेज ऑफ चेंज है जिसमें क्या बात कही गई है, इसमें बात कही गई है कि मानव एक साथ कई क्रियाओं को एक साथ संपन्न कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिक्सर ग्राइंडर में लगी हुई जो मोटर होती है उसकी गति कितनी होती है। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर आपने पढ़ा है, कार्य सरलीकरण के ये उपकरण माने जाते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा महिला इसका प्रयोग करके क्या कर सकती है, अपने कार्यों को आसान कर सकती है। तो मोटर जो लगी होती है मिक्सर ग्राइंडर में उसकी गति कितनी होती है, तो 1 मिनट में यह कह सकते हो कि जो मोटर लगी होती है उसकी जो गति होती है बेटा 1/30 हॉर्स पावर होती है। कितनी कहेंगे मैम, 1/30 हॉर्स पावर जो है, जो हमारी मिक्सर ग्राइंडर की मोटर होती है उसकी गति होती है। जबकि मिक्सर ग्राइंडर क्या है, तो कहेंगे मिक्सर ग्राइंडर कार्य सरलीकरण का एक यंत्र होता है। ठीक है, क्या है, कहेंगे कार्य सरलीकरण का एक यंत्र होता है जिसकी गति 1/30 हॉर्स पावर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता के नकारात्मक होते ही, यानी कि जब हमारी सीमांत उपयोगिता कैसे हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो कुल उपयोगिता में क्या होता है या क्या प्रभाव पड़ता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हमारी सीमांत उपयोगिता नकारात्मक होती है वैसे ही कुल उपयोगिता का क्या होने लगता है बेटा, कहेंगे मैडम कुल उपयोगिता डिक्रीज होने लगती है, क्या कहेंगे मैडम, कुल उपयोगिता का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आए समझ में, कुल उपयोगिता कैसे हो जाएगी, तो कहेंगे मैम कुल उपयोगिता का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, शून्य होती है, कैसी कहेंगे मैम, शून्य होती है, वैसे ही कुल उपयोगिता कैसी होती है, तो कहेंगे कुल उपयोगिता का अधिकतम या कह सकते हो अधिकता होनी प्रारंभ हो जाएगी, या कह सकते हो इनक्रीज होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता जैसे ही शून्य होगी, अधिकतम उपयोगिता क्या हो जाएगी, या कुल उपयोगिता क्या होगी बेटा, अधिकतम होना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही धनात्मक होगी सीमांत उपयोगिता, कैसी कहेंगे मैम, जैसे ही धनात्मक होगी यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी, उससे क्या होगा, कुल उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आगे चले, शून्य होने पे क्या होगा कुल उपयोगिता का, तो शून्य होने पर कुल उपयोगिता जो होगी वह अधिक हो जाएगी तथा धनात्मक होने पर क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नई प्रथाओं को अपनाने में सुस्ती दिखाने वाले ग्रहणकर्ता को क्या कहा जाता है। ठीक है, नई प्रथा, आपने प्रसार शिक्षा में एवरेट रोजर्स की थ्योरी पढ़ी होगी। इन्होंने क्या दिया है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, क्या दिया बेटा, कहेंगे मैम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन दिया है। इन्होंने क्या किया, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे ग्रहणकर्ता होते हैं, नवीन जानकारियों को एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं,
उन्हें हम ग्रहणकर्ता जिन्हें कहते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने 5 कैटेगरी डिवाइड की है। कितनी कहेंगे मैम? 5 कैटेगरी डिवाइड की है, जिसमें से इन्होंने कहा है जो पहले होंगे उन्हें इनोवेटर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कहेंगे मैम उन्हें इनोवेटर्स कहा जाएगा। जो दूसरे होंगे उन्हें अर्ली एडॉप्टर्स कहते हैं, तथा जो तीसरे होते हैं उन्हें अर्ली मेजॉरिटी कहा जाता है। जबकि जो चौथे होते हैं उन्हें लेट मेजॉरिटी कहा जाता है। जबकि जो पांचवे होते हैं उन्हें लैगार्ड्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कहेंगे मैम लैगार्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी में डिवाइड की थी। उन्होंने कहा जो हमारा समाज होता है उसमें इनोवेटर्स जो होते हैं वो 2.5% पाए जाते हैं। जो हमारे अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं वो 13.5% लोग होते हैं। जो हमारे अर्ली मेजॉरिटी होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? कहेंगे जो हमारे अर्ली मेजॉरिटी होते हैं वो कितने होंगे? तो 34% होते हैं। हमारे लेट मेजॉरिटी भी 34% होते हैं। जबकि जो हमारे लैगार्ड्स व्यक्ति होते हैं वो 16% होते हैं। ठीक है, इनोवेटर्स जो होते हैं वो जितने भी नई प्रथाएं होती, नवीन चीजें होती, उनको डिस्कवर करने वाले लोग होते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स इन डिस्कवर चीजों को तुरंत ग्रहण कर लेता है। अर्ली मेजॉरिटी उसके बाद, लेट मेजॉरिटी उसके बाद, और सबसे बाद लैगार्ड ग्रहण करता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नई प्रथाओं को अपनाता जरूर है परंतु सुस्ती दिखा रहा है। तो ऐसे लर्नर्स को या ऐसे ग्रहणकर्ता को स्लूगिश लर्नर्स कहा जाता है। स्लूगिश लर्नर्स कौन होते हैं? तो स्लूगिश लर्नर्स वह सीखने वाला या वह अधिगम करता होता है जो चीजों को सीखता जरूर है परंतु धीरे धीरे सीखने में सुस्ती दिखाता है। ठीक है, आगे समझ में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा व्यवहार तथा मस्तिष्क के बीच संबंध पहचानने की बात कही गई है। ठीक है, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे व्यवहार तथा मस्तिष्क के बीच में रिलेशन पाया जाता है उस संबंध को पहचानने की बात गैसल हाल और गैसल महोदय के द्वारा की गई थी। जबकि आप जानते हो पियाजे ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास दिया है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास दिया है। साइमन ने बुद्धि सिद्धांत दिया है। ठीक बेटा, बिने और साइमन ने क्या दिया है? कहेंगे मैम बुद्धि सिद्धांत दिया है। जबकि जो हमारे एरिक एरिक्सन है उन्होंने क्या दी है? तो कहेंगे साइको सोशल थ्योरी या मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? कहेंगे मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हाल और गैसल महोदय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पार्कर के अनुसार जो मूल्य वातावरण के साथ समायोजन करके उससे पारस्परिक क्रिया करना सिखाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है वह कौन से मूल्य होते हैं पार्कर के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, वह कैसे मूल्य होते हैं, वह कौन से मूल्य हैं जो हमें वातावरण के साथ समायोजन करके उससे पारस्परिक क्रिया करना सिखाता है। तो ऐसे जो मूल्य होते हैं बेटा वो क्रियात्मक मूल्य कहे जाते हैं जो हमें वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने के लिए किन मूल्यों की भूमिका होती है? अर्थात ऐसे कौन से मूल्य हैं जो हमारे जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने का कार्य करते हैं? पहला है सोशल मूल्य। तो सोशल मूल्य से हम क्या होते हैं? सामाजिक व्यक्ति बनते हैं। इंटरनल मूल्य का मतलब होता है अपने सिद्धांत, यानी जो हमारे आंतरिक सिद्धांत, आंतरिक मूल्य हमारे खुद के अंदर हमारे आंतरिक सिद्धांत है, हमारा किसी बिंदु के प्रति सोचने का तरीका है। ठीक है, हमारी हॉनेस्टी है, सभी क्या है? इंटरनल मूल्य होते हैं। एस्थेटिक मूल्य क्या होते हैं? तो कहेंगे मैम एस्थेटिक मूल्य वह मूल्य होते हैं जो हमारे जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाने के लिए कार्य करते हैं। जैसे चित्रकारी करना, ठीक है, पेंटिंग करना, ठीक, पेंटिंग करना, अर्थात या हम कह सकते हैं कि जैसे मैं आपके सामने टीचिंग कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ,
तो ये क्या है, मेरा एस्थेटिक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मुझे इससे क्या होती है, खुशी मिलती है। ठीक है बेटा, आगे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसिफेली में सिर की परिधि अधिकतम कितनी हो सकती है। ध्यान से पढ़िएगा बेटा, माइक्रोसिफेली कह रहा है। ठीक है, माइक्रोसिफेली और मैक्रोसिफेली। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो दो सिफेली पाई जाती है। दो सिफेली हम लोग को अध्ययन करना होता है। तो पूछा किससे जा रहा है, मैक्रोसिफेली में सिर की परिधि अधिकतम कितनी हो सकती है। पहला है 20 इंच, दूसरा 22, तीसरा 11 इंच, चौथा है 17 इंच। तो बेटा जो आपकी माइक्रोसिफेली होती है, इस कंडीशन में बालक के सिर की परिधि 17 इंच अधिकतम हो सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुस्कुराने की क्रिया में मुस्कुराने की क्रिया बालक में कब विकसित होती है। यानी कि जो सार्वभौमिक स्माइल होती है, यानी कि जो स्वतः उसके अंदर की स्माइल होती है, किसी को देख के ना मुस्कुराए। स्वयं आपने देखा होगा जो नवजात शिशु स्वयं मुस्कुराते हैं सोते समय। ठीक है, तो मुस्कुराने की क्रिया बालक में कब विकसित होती है। पहला है 4 सप्ताह बाद, पहला है 3 से 4 सप्ताह, दूसरा है 4 सप्ताह और अगला है 6 सप्ताह, 6 माह और अगला है जन्मजात। ठीक बेटा, तो जो मुस्कुराहट पाई जाती है जो खुद की होती है वो जन्मजात होती है, जबकि हम लोगों ने पढ़ा है सोशल स्माइल। ठीक है, क्या सोशल स्माइल जो पढ़ा है हम लोगों ने, यानी सामाजिक मुस्कुराहट जो होती है वो किसी को देख करके जब बालक मुस्कुराना प्रारंभ करे, वो अवस्था क्या होती है, तो 3 से 4 माह की अवस्था होती है। ठीक है बेटा, कौन सी होती है, तो कहेंगे मैम 3 से 4 माह की जो अवस्था होती है उसे हम सोशल स्माइल के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कॉन्टेंट, जो जितने भी कंटेंट है वो अच्छे लग रहे होंगे। अभी समय अभाव होने के कारण मैं ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ। ठीक है, जैसे जैसे जो है पर्सनल लाइफ के कुछ इशू है वो सॉल्व हो जाते हैं, मेरे खुद के कुछ काम है, उसके बाद मैं आपको और बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करूंगी जो आपके आगामी आने वाले टीजीटी, पीजीटी, जेएलटी और नेट एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।